नमस्कार। द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। वर्षों से व्याप्त बिहार की बदहाली से मुक्ति दिलाने हेतु महापरिवर्तन आंदोलन बिहार का आगाज आईपीएस सेवानिवृत्त पूर्व महानिदेशक तेलंगाना जेल एवं पूर्व डीआईजी व एसटीएफ के संस्थापक श्री विनय कुमार सिंह ने कर दिया है, जिसके लिए दिनांक 1 जून 2025 को उनका आगमन गया सरघाट के ग्राम चापी में हुआ, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उक्त अवसर पर आईपीएस विनय कुमार सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी एवं जयप्रकाश नारायण की तरह बिना राजनीतिक सत्ता के समाज को बेहतर बनाने, असली प्रजातंत्र को बहाल करने एवं लोगों का जीवन सुखमय बनाने हेतु हम सभी को संकल्पित होने की आवश्यकता है। तभी हम बिहार में कल कारखाने, उद्योग, व्यापार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि को दूर कर अमन सुख शांति का बहाल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चंद लोगों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के कारण सम्राट अशोक और चाणक्य की भूमि को खंडहर बना दिया है, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है। गांव-गांव जाकर लोगों को बताने की जरूरत है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। आप देख रहे थे द 60 न्यूज से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें आईपीएस विनय कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा। क्या मामला है सर? देखिए, बिहार के उद्धार के लिए, यहाँ के लोगों में एकता स्थापित करने के लिए और बिहार की दयनीय स्थिति से उनको अवगत कराने के लिए एक सामाजिक और गैर राजनीतिक प्रयास चल रहा है, जिसका नाम महापरिवर्तन आंदोलन है। हम लोगों का मानना है कि बिहार का उद्धार अगर 77 सालों में राजनेता, राजनीतिक दल और सरकार नहीं कर सके, तो अगले 77 सालों में भी इसका उद्धार अब ये राजनीतिक दल और राजनेता नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब लोगों को मिलाकर एक सामाजिक प्रयास करने का प्रयास है। दूसरी बात कि बिहार पूरे 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा प्रदेश है। यह बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी इत्यादि का ये पर्यायवाची शब्द माना गया है। तो हम कुछ तो गलती कर रहे हैं, जिससे 1947 में सभी राज्य एक साथ स्वतंत्र हुए और दूसरे राज्य मालिक बन गए और हम मजदूरों का कारखाना बन गए और यहाँ से केवल बाहर मजदूर सप्लाई करते हैं। तो हमारी शिक्षा ध्वस्त हो गई है, हमारे हॉस्पिटल ध्वस्त हो गए हैं, हमारे कोर्ट में इतने सारे केस हैं, हम लोग केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं। भ्रष्टाचार पूरे हर जगह, हर कोने में, हर कार्यालय में है। और चुनाव हम अपने प्रतिनिधियों का जाति, पार्टी, शराब और पैसे के आधार पर करते हैं। तो इन सबों से निकलने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसके 5 उद्देश्य हैं। पहला है कि गांव का झगड़ा गांव में फैसला किया जाए। दूसरा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, हमारे यहाँ स्कूल पढ़ाई हो, सब लोग समय पर आए, नेतरहाट की तरह पढ़ाई। तीसरा कि गांव की सफाई ऐसी हो कि नंदन कानन। अभी जहां हम जाते हैं गांव इतना गंदा, शहर इतना गंदा कि वहां तो रोग होगा ही होगा। और हमारे सदर हॉस्पिटल ऐसे हैं कि वहां जो जाएगा सो भगवान को ही प्यारे हो जाएगा। भ्रष्टाचार के बारे में कहना नहीं है। अगर आप अकेले जाएंगे, अगर भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, तो आप ही के ऊपर सरकारी काज में बाधा डालने के आरोप में भीतर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 50 आदमी मिलकर जाते हैं, गांव करता है, या शिष्टमंडल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर जाकर करते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर लगेगा। और 5वां, जाति पार्टी से अलग हटकर किसी भी पार्टी के, किसी भी जाति के अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है। ये 5 इसके उद्देश्य है। अब इसको किया कैसे जाएगा? तो इसके लिए प्रखंड में अच्छे लोगों, सम्मानित लोगों के साथ एक शिष्टमंडल बनाया जाएगा। तो प्रखंड की जितनी भी समस्याएं हैं, जिस तरह की भी समस्याएं, वो ये शिष्टमंडल प्रखंड स्तर के अधिकारियों के पास रखेंगे। जैसे आपके ऑफिस में भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ फलाने गांव में स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, गांव में सफाई कर्मचारी मुखिया जी से मिले हुए हैं और सफाई कुछ नहीं करते हैं और पैसा खा जाते हैं, मनरेगा का पैसा खाया जा रहा है और मनरेगा का पैसा खाया जा रहा है। ये जितनी सारी बातें हैं वो जाके पहले प्रखंड स्तर के अधिकारियों के सामने रखेंगे। मान लीजिए कि वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, जाओ जाओ तुम्हारे जैसे बहुत आए, तो ये हम लोग जिला पर में भी एक जिला शिष्टमंडल बना रहे हैं। ये सभी शिकायतें वहां चली जाएंगी जो यहाँ अनसुलझी रह गई। इसके बाद वो लोग वहां कलेक्टर साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। कौन मिलेंगे?
जो जिला शिष्टमंडल है, यहाँ का काम खत्म हो गया, ये लोग यही रहेंगे, अब इनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां वो रखेंगे। अगर वहां भी नहीं सुलझा तो राज्य शिष्टमंडल, राजधानी में राज्य शिष्टमंडल बनेगा। वो लोग आपकी समस्याओं को, सिरघाटी की समस्याओं को मुख्य सचिव, डीजीपी, हर विभाग के सचिव के साथ सामने रखेंगे, मंत्री लोगों के साथ सामने रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ की समस्याएं एकदम अंतिम छोर तक पहुंच जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर प्रखंड शिष्टमंडल को कैसे पता चलेगा कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव में क्या हो रहा है? इसीलिए हम लोग, शिष्टमंडल का काम है कि हर एक गांव से एक संयोजक चुनेगा, पंचायत संयोजक, और पंचायत संयोजक अपने हर पंचायत के हर एक गांव से एक एक आदमी चुनेगा जो ग्राम संयोजक का काम करेगा, जो 5 लोगों की अपनी समिति गांव में बनाएगी, जो गांव के लोग मिलकर अच्छे लोगों को चुनेंगे। नहीं तो अकेला अगर ग्राम संयोजक रहेगा तो जिस हेडमास्टर साहब से अगर उसकी नाराजगी होगी तो कहेगा कि स्कूल में बहुत धांधली चल रही है। अगर कोई किसी के साथ, निर्दोष के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एक समिति बनेगी गांव में, वो लोग गांव की समस्याओं को प्रखंड शिष्टमंडल के पास भेजेंगे, प्रखंड शिष्टमंडल जिला शिष्टमंडल को भेजेगी, जिला शिष्टमंडल राज्य शिष्टमंडल को भेजेगी। इस तरह से सभी समस्याओं का समाधान होगा। और राजनीति में हम लोग एक समिति बनाएंगे हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, जिसका काम होगा कि जितने लोग जितनी पार्टी से खड़े होंगे उसमें देखेगी कि किसका चरित्र ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन ज्यादा समाज सेवा करता है, कौन अच्छा है। उसको एक अपील करेगी वहां के उस विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि आप, ये हमारी दृष्टि में अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग सोचिए। तो आजकल क्या है कि हर लोग जाति के आधार पर अपनी जाति के, अपनी पार्टी के बड़े बड़े बाहुबली, अत्याचारी, बलात्कारी, माफिया को ही वोट देते हैं। जब तक उससे अलग नहीं होंगे तब तक राजनीति नहीं सुधरेगी, और राजनीति नहीं सुधरेगी तो फिर सरकार अच्छी नहीं आएगी, और सरकार नहीं अच्छी आएगी तो राज्य का भविष्य नहीं बदलेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ के सभी बच्चे मजदूर बनकर बाहर के सभी प्रदेशों में जा रहे हैं। अब लोग ये पूछते हैं कि आप भी राजनीति करेंगे क्या? तो मेरा कहना है कि राजनीति हम 5-6 कारणों से नहीं कर रहे हैं। पहली बात कि राजनीति के लिए पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है। दूसरी बात कि बाहुबली होना चाहिए तब जीत सकते हैं आप, तो हम तो बाहुबली नहीं है, आपको तो दिख ही रहा है। तीसरी बात, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से और जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं, वहां आपकी जाति बहुतायत में होनी चाहिए, क्योंकि जाति के लोग अपने गुंडे मवालियों को वोट देंगे, लेकिन भगवान राम भी आएंगे तो उनको नहीं देंगे। जयप्रकाश नारायण अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, अन्ना हजारे आएंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और चौथी बात, मेरा मानना है कि हम अभी जितनी इज्जत हमें है, वो सांसद और विधायक से ज्यादा इज्जत हमारी है। क्योंकि मैं अभी अध्यक्ष जेल सुधार समिति उत्तराखंड, इसके पहले मैं पंजाब सरकार का सलाहकार था, और देश में कहीं भी मैं जाता हूं तो एक डीजीपी के हिसाब से हमारी जो इज्जत है वो हम और मटिया मेट कर देंगे अगर हम विधानसभा और लोकसभा में उतरे। चौथी चीज ये है कि हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, और इसको बदले में जो इसका ऋण है हमारे ऊपर, उसको चुकाना है। और मैंने पहले ही कहा कि कोई भी राजनीति, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे हम ही क्यों न हो, इस बिहार का कुछ नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? यहाँ की जनता ही कर सकती है। और इसीलिए इस जनता को जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। राजनीति में जाने से वो काम नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी राजनेता पर जनता का विश्वास नहीं है। अपनी जाति के लोगों का विश्वास हो सकता है, पैसा देकर आप उसे वोट ले सकते हैं, लेकिन उसका विश्वास नहीं है। महापरिवर्तन अभियान जो है कितने दिनों से चल रही है और आगे कार्यक्रम ये करीब करीब 2011 से चल रहा है, लेकिन 2011 से लेकर 2020 जब हमने एक मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उस समय तक मुझे समय नहीं मिलता था, क्योंकि मैं हैदराबाद में पदस्थापित था। तो साल भर में कभी 2 बार आए, कभी 1 बार आए, कभी 3 बार आए, तो उससे कुछ होता नहीं था। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली 2020 में, तो कोविड आ गया, और कोविड आ गया तो 2 साल ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद हमने 2022 और 23 से धुआंधार रूप से शुरू किया है। ऐसे चल तो रहा है 2011 से, लेकिन 2022 और 23 से और धुआंधार रूप से चल रहा है।
और मेरा विचार है कि भ्रष्टाचार को पहले खत्म किया जाए। सरकारी कार्यालयों में सर, ये भ्रष्टाचार खत्म पंचायत और प्रखंड या जिला लेवल पर जो कमेटी आती है उसका कोई बनाना है। कोई बैनर नाम है? तो वही सब महापरिवर्तन आंदोलन, इसमें कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं होते हैं, सब सदस्य हैं। ये शिष्टमंडल नाम है, जैसे महत्वपूर्ण प्रखंड शिष्टमंडल शेरघाटी। जी। अब इस प्रखंड के 10 लोग उसमें रहेंगे, जिसमें राजनीति से जुड़े हुए कोई नहीं रहेंगे। जो लोग जैसे कि रिटायर्ड हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, बैंक मैनेजर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई भी इस तरह के किसानी हो, पढ़े लिखे लोग हो, सम्मानित हो, जिन पर जनता का विश्वास हो, जिनका चरित्र अच्छा हो, ऐसे लोगों को लेना। एक बात और सर, महत्वपूर्ण बात जो आप बोले कि जो लोग जितने, जैसे अभी यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है नवंबर में, तो उसको चिन्हित करना है। जितने लोग आएंगे उनमें से कौन चरित्रवान होगा, यहाँ की जनता किसको चुने, इसके विषय में 1 मिनट आपका अपना मापदंड है कि उसमें से लोग सिलेक्शन करें। तो लगभग हर बार यही होता है, सिलेक्शन उसी में से लोग करते हैं और वही लोग फिर चुन करके सरकार में आते हैं। तो हम जिनको चुनेंगे वही तो सरकार में फिर जाएंगे, तो फिर सरकार की पेचीदगियां तो रह जाएगी जैसे है वैसे। देखिए, मैंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनना है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो पार्टी, जैसे हम लोग किसको वोट देते हैं, अरे ये तो जीतने वाला है नहीं है, ये तो हारेगा ही हारेगा, तो इसको वोट देकर क्यों अपना वोट बर्बाद करें, हम ऐसे सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये ईमानदार आदमी है, अगर इसको 500 भी वोट पड़ेगा तो एक मैसेज जाएगा कि 500 लोगों ने इस आदमी को सपोर्ट किया। अगले बार मान लीजिए कि 3000 नोटा को वोट जाता है, अगर किसी अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार को ही अगर आप 5000 वोट देते हैं और लोगों को पता है कि ये ईमानदार है, तो एक मैसेज जाता है कि अच्छे आदमी को जनता, कम से कम 5000 जनता 1 लाख में दे रही है वो। तो ये मैसेज जाएगा ना, तो हर एक पार्टियां फिर सोचेगी कि नहीं, जनता अब गुंडों मवालियों को नहीं देना चाहती है, अच्छे लोगों को देना चाहती है। तो ये एक क्रम बदलेगा। अभी क्या है नैरेटिव, मैंने कहा ना, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, बाहुबली होना चाहिए, किसी पार्टी का टिकट होना चाहिए जो बिना पैसा दिए नहीं मिलेगा, उसके बाद आपकी जाति होनी चाहिए, तो अच्छे लोग कैसे आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उनको एक दिशा दिखाने वाला कोई चाहिए कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, उसके मापदंड होने चाहिए 7-8, जैसे वो ईमानदार छवि होनी चाहिए। बात कर रहे हैं, हम्म हम इसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो तो वो मापदंड पर जिनको हम तय करते हैं, चुनते वो हैं, कोई भी आ सकता है, फिर वो जाकर वही स्थिति नहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जैसे सर हम एक दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी आप अन्ना हजारे की बात किए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत लोगों ने, माने कह लीजिए कि बड़ा दिल से चुना था दिल्ली वाले, और फिर उनके सामने जो हुआ वो सबके सामने ज्यादा विशेष बताने के लिए। तो ये प्रश्न हमारे यहाँ भी खड़ा है, ये बिहार में भी खड़ा है। देखिए, तो हम लोग बड़ा मैंने फिर देखिए, दिल्ली वालों ने किसको वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को दिया। अरविंद केजरीवाल ने जिसको जिसको टिकट दिया उसको दिया, आपने कैंडिडेट को नहीं दिया। अभी हम लोग किसको वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। यहाँ जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको देखते ही नहीं, बस सीधा देखते हैं कि ये भाजपा है, नरेंद्र मोदी जी है। अब अगर कोई राजद को वोट देते हैं तो राजद का कैंडिडेट कैसा है ये नहीं देखते हैं। वो गुंडा हो सकता है, मवाली हो सकता है, बहुत बड़ा बलात्कारी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि लालू जी का कैंडिडेट है, बस उसको देना है। तो पार्टी और उस नेता को देखते हैं, हम कैंडिडेट को देखते ही नहीं है। उसी तरह हमने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, उसके कैंडिडेट को नहीं दिया। अगर कैंडिडेट को देते ना तो ये स्थिति नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं, आप कैंडिडेट को दीजिए। कैंडिडेट में भी कोई जरूरी नहीं है कि वो जीतने वाला हो, आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको ये तो संतोष होगा ना कि मैंने एक ईमानदार व्यक्ति को समर्थन दिया। प्रजातंत्र तो ऐसे नहीं चलता। देखिए, प्रजातंत्र तो जिसकी जीत होगी उसी के अनुसार चलेगा। तो कहीं से तो बदलाव शुरू होता है ना। जिस आप यहाँ तो 16 लोग वोट से लोग हार जाते हैं और जीत जाते हैं, 500 वोट तो बहुत मायने रखता है। अगर मान लीजिए कि हम कैंडिडेट खड़ा किए और लोग कहे कि नहीं ईमानदार, जैसे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि यहाँ की जनता ये ईमानदार है, इनको वोट दे। मान लीजिए कि वो कैंडिडेट जीतता है चाहे हार जाता है, दूसरी पार्टी को लगता है कि वो इस कैंडिडेट को कुछ 2000 लोगों ने केवल इस आधार पर वोट दिया
कि ये कैंडिडेट ज्यादा अच्छा है, तो हर पार्टी को एक संदेश जाएगा, डर समझ जाएगा कि हमारा 2000 वोट टूट रहा है, और इसके लिए अगली बार वो सोचेगा कि हम अच्छे लोगों को ही दें, क्योंकि पार्टी का वोट तो मिलेगा ही, बाकी 2000 अच्छे लोगों का भी वोट मिलेगा, तो इसलिए ये कैंडिडेट बदलना शुरू हो जाएगा। चलिए, सराहनीय पहल है और किन्हीं को महापरिवर्तन यात्रा जो है सर, गांव गांव में या प्रखंड में चलाया जा रहा है, तो कैसे इसका संचालन किया जा रहा है? कैसे? तो महापरिवर्तन जो यात्रा जनता रैली निकाले हैं, तो ये गांव गांव में या फिर प्रखंड वाई किस तरह? नहीं, अभी प्रखंड वार चल रहा है कि प्रखंड में हम लोग एक शिष्टमंडल बना रहे हैं। देखिए, हमारे पास न उतना साधन है, न उतना उतने आदमी हैं, तो हम लोग पहले प्रखंड लेवल पर लोगों को 10-10, 15-15 लोगों को जोड़ेंगे, अब वो गांव में जाएंगे। अब ऐसा है, लोग कहेंगे अरे इसमें कुछ फायदा है, इसमें कुछ होने जाने को नहीं है। तो देखिए, 77 साल से तो हम कुछ कर रहे हैं, क्या क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? और बिहार को मजदूरों का कारखाना बना दिए। तो कम से कम हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ मांगने आ ही नहीं रहे, हमको आपसे कुछ लेना नहीं। तो ये जो महापरिवर्तन आंदोलन चल रहा है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगर इस शर्त को आप पूरा करते हैं तो 1 साल के अंदर आप अपनी समस्या खुद उसका समाधान कर लेंगे। यहाँ से भ्रष्टाचार, आपका जो भी समस्या होगा, आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। लेकिन इसका शर्त क्या है? समस्या का निवारण कैसे होगा? पहले आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए पहले शिष्टमंडल, उसके बाद ग्राम समिति बननी चाहिए। आपको अपनी समस्या को बीडीओ सीओ साहब के पास पहले रखना पड़ेगा। हम जीसी कलेक्टर और एसपी साहब से बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो जनता की समस्याओं को लेकर हमारे पास आए। जनता के हित में काम करेगी। नहीं, जनता की समस्या जब कोई आता है अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर आता है, बस उसके अलावे कोई जाता ही नहीं है। और अगर कोई राजनेता कोई जनता की समस्या को लेकर जाता है तो उसकी मंशा केवल वोट की होती है कि ये काम करेंगे तो हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो सरघाटी की ऐसी स्थिति क्यों होगी? यह पुल क्यों नहीं बन रहा है? अरे हम तो कह रहे हैं कि यहाँ सोना की सरघाटी बन सकता है, बिहार सोने का बन सकता है अगर काम हो तो। लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? इसमें राजनेताओं को दोष हम नहीं देते हैं, वो यहाँ की जनता का दोष है। हमारे सोचने में विकृति है। हमारा स्कूल यहाँ देखिए है, अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पटना विश्वविद्यालय, जहाँ से हर साल कम से कम 50 लोग IAS IPS और इसमें आते थे, इस साल एक आदमी नहीं आया है। हम इतना नीचे गिर रहे हैं। हमारे ये जो स्कूल है, इसमें से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब मजदूर बन रहे हैं। अच्छा, सिपाही के लिए दौड़ लगाते, अभी देखिएगा चारों तरफ। हमारी सोच ही सिपाही से ऊपर नहीं जाती है। ये हमारी सोच में विकृति है। हम राजनीति के सिवा कोई बात नहीं करते हैं। 1987 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। मेरा काडर आंध्र प्रदेश था। मेरा घर संदेश थाना, भोजपुर जिला, अखगांव है। मैंने 2001 से 2005 यहाँ STF की स्थापना जो हुई थी बिहार पुलिस में, वो मैंने की। थैंक यू।